राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, यहाँ पे आज मैं आपको फिर से क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने आपके टीचिंग एप्टीट्यूड पहला जो शिक्षण अभिव्यक्ति आपका पेपर 1 का टॉपिक है उससे क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं। आपकी थ्योरी क्लास आने लगेगी। 10 जून को पेपर है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखें, अभी से क्वेश्चन लगाते रहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बड़े आसानी से नेट JRF क्रैक कर लोगे। चलिए, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, ये 2015 का पेपर है। शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं परिवार से होंगी, समाज से होंगी, शिक्षक से होंगी, राज्य से होंगी। तो उतनी अधिक अपेक्षाएं आपको शिक्षक से होंगी। ठीक है, जितनी बाधाएं आएंगी तो उतनी अधिक अपेक्षाएं आपको शिक्षक से होंगी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं। फर्स्ट है, यह अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करता है। यह प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। यह छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। तो आपके जो नीचे विकल्प दिए हुए हैं, अब आपको कोई इनमें से एक सिलेक्ट करना होता है, आप कर लेते। अब आपको बताने कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो जब आप प्रॉपर इस टॉपिक को पढ़ा होगा तभी आप बता सकते हो। तो आपका जो सही उत्तर है वो डी है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट वाला नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं। संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय संलिप्तता, उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, गलतियों को स्वीकार करना। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका है A, B, C और D। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्प प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है। वे सही गलत वाले प्रश्न की तुलना में अधिक वास्तुनिष्ठ होते हैं। वे निबंध वाले प्रश्न की तुलना में कम वास्तुनिष्ठ होते हैं। वे लघु उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वास्तुनिष्ठ होते हैं। वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए क्या है, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वास्तुनिष्ठ होते हैं। ए आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जेकस डेलोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक था इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट, लर्निंग द ट्रेजर विद इन और वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी क्या है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है। निदान, उपचार, निर्देश और प्रतिपुष्ट। अब आपके नीचे विकल्प दिए हुए हैं। इनमें से मान लीजिए आपको एक पता है, लेकिन एक तो है नहीं, एक से ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे जब आप सही तरीके से आपने अध्ययन किया होगा तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगर आपके अध्ययन में त्रुटि है, आप बहुत कम समय दे रहे हो आपके अध्ययन को, तो आपका उत्तर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो सही अध्ययन पर ध्यान दें, अभी से पढ़ाई शुरू कर दें, प्रॉपर टाइम दें अपने अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को, जिससे आप एकदम व्याख्यात्मक रूप में किसी एक टॉपिक को, शीर्षक को आराम से समाप्त कर सकें सही समय पर। उसके बाद आप अच्छे से प्रश्न भी लगा सकें, मॉक टेस्ट दे सकें। तो आपका जो ए है वो सही है, चारों जो हैं वो आपके अपेक्षित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है। यह ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है। यह लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देता है। यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है। इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। डी है, इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। सहभागी अनुसंधान, पार्टिसिपेटरी रिसर्च का एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है। यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। यह केवल शून्य परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। वैकल्पिक एवं शून्य दोनों परिकल्पनाओं
का परीक्षण किया जा सकता है, वैकल्पिक एवं शून्य दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण नहीं किया जा सकता। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है, यह केवल शून्य परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। जो अगला प्रश्न है आपका वो है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपीए शैली के संदर्भ प्रारूप के मूलभूत नियम हैं। पहला विकल्प है, छोटी कृतियां जैसे जर्नल, आलेख अथवा निबंध के शीर्षक तिरछा करके लिखें, लेखकों के नाम उल्टा करके लिखें, अंतिम नाम पहले, लंबी कृतियां जैसे पुस्तक एवं जर्नल के शीर्षक तिरछा करके लिखें, संदर्भ सूची प्रविष्टियों का वर्णानुक्रम में सूचीयन करें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आज देखिए, अब आपके विकल्प जो दिए फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ और चारों, तो आपका जो सही उत्तर है वो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बी जो है वो आपका सही उत्तर है। किसी भी अनुसंधानकर्ता के संदर्भ के लिए मुख्यतः दो प्रारूपों में किसी एक का चुनाव अपने विषय के अंतर्गत करना पड़ता है। वे दो प्रकार हैं, एमएलए स्टाइल, एपीए स्टाइल। एमएलए स्टाइल होती है आपकी मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इसका प्रयोग कोई अनुसंधानकर्ता पेपर लिखते समय किताबों के संदर्भ देने में करता है। यह मुख्यतः मानव शास्त्र से संबंधित अनुसंधान कार्य के दौरान किया जाता है। एपीए स्टाइल अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसे मुख्यतः सामाजिक विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान के संदर्भ में देते समय उपयोग में लाया जाता है। यह संदर्भ के सामान्य प्रारूप को उपलब्ध कराता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन किसी सेमिनार की विशेषताएं हैं। यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है। इसमें प्रश्न करना, चर्चा, वाद विवाद शामिल है। इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं। इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है। तो सेकंड और थर्ड, बी है सेकंड और फोर्थ, सी है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और डी है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। संगोष्ठी सेमिनार समूह चर्चा का एक प्रकार है जिसमें एक या प्रशिक्षु होते हैं जो दिए गए विषय, मुद्दे या समस्या पर पेपर तैयार करते हैं, जैसे पूरे समय में चर्चा या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसके मुख्य 3 चरण होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, मैं आपसे ये और कहूँगा, आपको पता है इसमें क्या क्या आता है। अगर आपने मेरी यही वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, और जिन लोगों ने ये वीडियो देखी थी उनका काफ़ी फ़ायदा हुआ था, नेट निकला है उन लोगों का, और मेरा तो निकल ही गया, आपको पता है इस बार। तो चलिए, एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए। निर्धारण मापनी, साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है प्रश्नावली। एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है तो इसे अध्ययन हेतु प्रश्नावली, क्वेश्चनायर को वरीयता देनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं। शोध प्रारूप, स्वात्वाधिकार कॉपीराइट, पेटेंट नीति, डाटा शेयरिंग नीति। तो ए आपका सही उत्तर है, ए है आपका शोध प्रारूप। दोस्तों, मैं आपसे ये और कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही इसमें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाल ही में मैंने वही काम किया जहां आपको एक बड़े कार्ड पर हस्ताक्षर करने होते हैं। ये आपका गद्यांश है, इससे 5 प्रश्न होंगे, तो इसको गद्यांश को बड़े आराम से पढ़ें। देखिए, मैं वीडियो को आराम से चला रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। अथवा इन जोक अथवा आरेखन के बीच उधेड़ बुन की स्थिति, ये मेरे 5 सही हुए थे, समझे आप। तो जब आप ये गद्यांश में से अगर गलत कर दोगे ना तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ये मेरे 5 सही हुए थे। चलिए, तो इनसे जो प्रश्न है वो है आपका, एक बड़े कार्ड पर हस्ताक्षर करने की बात आई तो लेखक को अग्रदीप में किसी खरगोश जैसा अनुभव हुआ। इस पद का क्या अर्थ है। तो इस पद का अर्थ है उलझन की स्थिति। गद्यांश से मालूम होता है कि लेखक अग्रदीप में किसी खरगोश की भांति होने से आशय है कि वह उस समय उलझन की स्थिति में है। लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा काम काज की सर्वाधिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है।
हस्तलेखन, फोटोग्राफी, रेखा चित्र बनाना, स्केचिंग और पढ़ना। तो डी आपका सही उत्तर है, वो है पढ़ना। लेखक की संपूर्ण सत्ता किसके इर्द गिर्द घूमती है? कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टाइपराइटर और नीचे दिए गए कूट में से चुनना है। तो केवल सेकंड, केवल फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड और थर्ड। तो आपका सही उत्तर है फर्स्ट और सेकंड, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन। ये सब हमें गद्यांश में दिख रहा है। बिक के सर्वेक्षण के अनुसार कितने किशोरों के पास कोई कलम नहीं है? 800, 560, 500, 100। तो डी है आपका 100। 10 में 1 पास, 100 में 10 पास, 1000 में 100 के पास भी कोई कलम नहीं है। लेखक की मुख्य चिंता क्या है? कि किशोर संचार हेतु सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करते हैं, कि किशोर मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, कि किशोर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, कि किशोर हस्तलेखन की भूल गए हैं। तो आपका जो सही उत्तर है, देखिए वो है आपका सही उत्तर डी, कि किशोर हस्तलेखन की कला भूल गए हैं। क्योंकि फ़ोन यूज़ करते रहते हैं तो राइटिंग बहुत ज़्यादा। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हैं जो आपके दिए हुए हैं। विद्यार्थियों की कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्र करना, शिक्षक को शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश देना, शिक्षण की नींव विधियां अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना, शिक्षकों के गुणों में और अधिक सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो केवल फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, केवल सेकंड और थर्ड और फोर्थ आपका सही है, केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और केवल फर्स्ट। तो बी आपका सही है, थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके सही है। अगला प्रश्न है, विचारों की गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है? व्यवस्थापन, समस्या उन्मुखीकरण, विचार प्रोटोकॉल और मस्तिष्क चित्रण। तो डी आपका सही है, डी होगा मस्तिष्क चित्रण। तो यहाँ दोस्तों आज मैं आपको इतने ही प्रश्न करा रहा हूँ। इसके अभी आपके 31 प्रश्न बचे हुए हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपडेट रहें। आपको कल से बहुत कुछ देखने को मिलेगा, थ्योरी क्लासेस शुरू हो रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।